उनके लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हिसाबी पद्धति नहीं, मर्यादा उसकी लिमिटेशन क्या है। तो पहली है ये, आप ऊपर से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट ये पढ़ते हैं मेन जो मूળ ધંધાકીય વ્યવહાર અધૂરી વિગતવાળો કે અસ્પષ્ટ હોય તો તેના આધારે યોગ્ય અને સાચી માહિતી રજૂ કરતા हिसाबों लखी न सकाय। अगर बराबर तुमने हिसाब रखे नहीं है तो उनके जो बेस पे कुछ माहिती हम किसको देते तो वो कैसे देंगे, वो भी गलत ही देंगे। आम छेवटे यानी अंत में तो વ્યવહારના પાયા પર જ હિસાબી પદ્ધતિની ઇમારત ઊભી થાય છે। व्यवहार हो रहा है यानी कोई ट्रांजिशन हो रहा है, उसके पाया पे ही दूसरे सारे हिसाब बनते हैं। जैसे कि हमने कोई चीज़ बेची तो हम उसका वो आता है ना सेल की रसीद, वो एक हिसाब पद्धति का एविडेंस है। उससे हम क्या नोट कर दे कि माल આવ્યો એટલે माल खाते उधार, ऐसा करते हैं ना। वो सारी चीज़ें अगर तुमने हिसाब बराबर नहीं किया, माल का खाता को उधार नहीं किया तो गलत सब कुछ होगा और माहिती भी तुम गलत दोगे। जे व्यवहाરની નોંધ કરવાની છે તેની સંપૂર્ણ સમજ વગર હિસાબો લખવામાં આવે તો હિસાબો ગેરરસ્તે દોડી જાય છે। जिसके जे व्यवहार नोंद करवानी चाहिए तेनी संपूर्ण समझ वगैरह, अगर तुम्हें पता ही नहीं है व्यवहार, तुम जो नोंद कर रहे हो उसकी कोई तुम्हें पता ही नहीं, उसकी कोई समझ ही नहीं पता है तो तुम कैसे हिसाब लिखोगे। वो अगर तुमने फिर भी छोटा जान दे रहे कैसे भी लिख देता हूँ तो तुम गलत हिसाब लिखोगे तो वो गैर रस्ते दौरी जाए यानी वो गलत होगा। ठीक है, એટલે पूरी समझ होना ही चाहिए। जैसे कि हम अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई है तो हम अच्छे से हिसाब करेंगे। अब कोई 12वीं पास है 10वीं पास अकाउंटेंट का काम करेगा, सही है, वो गलत ही करेगा। ठीक है, हिसाबो अप्रामाणिकता, छेतरपिंडी, असत्य वगैरह सामे रक्षण आपी सके नहीं। अप्रामाणिकता यानी कोई को गलत करना है, ठीक है, अप्रामाणिक है, उस पर भरोसा कर नहीं सकते तो वो कैसे भी कर ही लेगा। ऐसा नहीं भाई हिसाब बोल रहा है तो वैसा ही होगा। कोई इंसान गलत अमाउंट भी हिसाब में डाल देता है ना। छेतरपिंडी यानी गलत करना, धोखा देना। असत्य यानी गलत माहिती, जो झूठी माहिती देना, उससे कोई रक्षण देता नहीं है। अगर तुम गलत दोगे, अगर कोई ने सेल रसीद ही गलत बता दी, 2000 के बदले 2 लाख डाल दिए तो मैं भी हिसाब में 2 लाख ही डालूंगी ना, गलत ही होएगा ना, बोलोगे तो भी चलेगा। चौथा, નાણાંનું મૂલ્ય સ્થિર રહે તેમ ધારીને નામું લખાય છે। जैसे कि नाણાંનું मूल्य सिम, अब मैंने 3 साल पहले एक हिसाब लिखा था कि सोने की, मैंने हिसाब लिखा था कि मैंने घर में मैं सोना लाई तो उसमें मैंने कितना 60,000 का सोना लाई होगी, तब मैंने 60,000 के अमाउंट डाला होगा। लेकिन अब 81,000 का हो गया तो क्या मैंने ये सोच के नहीं धार के नहीं लिखा था कि हाँ फ्यूचर में 81 होगा तो मैं 81 में लिखूँ, वो तो उतना ही बताएगा ना। वैसे स्थिर मूल्य पे लिखा जाता है। हिसाबो धंधानी परिस्थितिनो संपूर्ण ख्याल आपतुं नथी। संपूर्ण ख्याल, धंधा की परिस्थिति की संपूर्ण ख्याल नहीं देता। अगर तुमने गलत हिसाब बना दिया तो उससे थोड़ी मैं बोल सकती हूँ कि मेरा धंधा अच्छा है ना। धंधा ना मैनेजर खूब बाहोश हो, बहुत होशियार होता है। वो क्या करता है, गलत डॉक्यूमेंट बना के लोन लेने के लिए क्या करता है, गलत चीज़ें बता देता है कि हाँ मेरा तो टर्नओवर ज़्यादा है, मैं तो बहुत अच्छा इसका नफ़ा कमाता हूँ, ऐसे करके। ठीक है, असलियत में ऐसा होता नहीं है। हिसाबों में कायमी मिलकतो तेनी પડતર કિંમત बाद घसारो ते रीते नोंधवामां आवे छे। कायमी मिलकतो, जैसे हम घसारो लिखते हैं ना, फर्नीचरनो घसारो 2 लाख का होता है, 10% घसारो 20,000 माइनस करके, तो उसकी पड़तर कीमत घसारो तरीके नोंधते हैं हम लोग। अगर कभी कभार घसारो कम भी होते, कभी कभार घसारा ज़्यादा भी होता है, इसलिए मिलकतनी बजार कीमत है तेरी मूળ किंमत करता खूब વધારે હોય कि ओછી हो। हमने लिखा, जैसे कि मैंने सोने की कीमत लिखी 60,000, लेकिन अब तो उसकी बाजार कीमत ज़्यादा है ना, वैसे उसकी पड़तर कीमत बाजार कीमत में फेर होता है। हिसाबों कायमी मिलकतो तेनी किंमत हो गई है। हिसाबों रजू थती કેટલીક બાબતો અંદાજો पर आधारित હોય છે। કેટલી બાબતો अंदाज लेते हम लोग है ना। आवा अंदाजो व्यक्तिगत अंगत अभिप्रायनी असर थती होय छे। व्यक्तिगत, ठीक है, आखर स्टॉकનું मूल्य, तुमने एक चीज़ लिख सकते हो, आखर स्टॉक, कोई चीज़ का मैंने स्टॉक खरीदा, उसका आखर स्टॉक की मूल्यांकन मैं खुद करूँगी, कोई दूसरा थोड़ी ना करेगा। व्यक्तिगत मैं खुद करूँगी, मेरे अंदाज से करूँगी। ठीक है, मेरा अंदाज सही और गलत भी हो सकता
એ હિસાબો કે નામામાં રજૂ થયેલી બાબતો ભૂતકાળની હોય છે। हिसाब में हम जो भी हिसाब लिखते हैं वो कैसी होती है, भूतकाल की होती है। ठीक है, जो ट्रांजेक्शन व्यवहार हो चुका है उसकी। अब दूरदर्शिता के शाणपण, रूढ़िचुस्तना ख्याल। शाणपण यानी होशियार, जो उल्लू बनाने, दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है हिसाब में वो करके, गड़बड़ करके। हिसाबो લખતી વખતે હિસાબની ડાપણ યોગ્યતાનો શાણપણનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ। ठीक है, એટલે કે તેણે રૂઢિચુસ્તપણે હિસાબો લખવાના હોય છે, તે अनुसार संभावित खोट के नुकसान अंगे जोगवाई करवी। अब मैं हिसाब बना रही हूँ तो उसमें क्या करना चाहिए हमें, अगर लगता है मेरा नफ़ा ज़्यादा है तो थोड़े पैसे उठा के रख दूँ। फ्यूचर में अगर लॉस हुआ तो उससे मैं क्या करूँगी, उसको सहन कर लूँगी, है ना। अब अभी मेरा नफ़ा ज़्यादा है, मैं अभी सारे नफ़े को माप लूँगी, तो सारा मेरा नफ़ा ज़्यादा हो गया, मैं सारे शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दूँगी तो चलेगा नहीं। थोड़े पैसे इंसान को होशियारी, शाणपण लगा के उठा के रखना चाहिए। तो इसलिए तो वो लोग रखते हैं, वो अनामत रखते हैं ना, अनामत, बहुत सारी चीज़ें। तेज प्रमाण में मिलकतने વધુ કિંમતે દર્શાવવાને બદલે ઓછી કિંમતે દર્શાવવી જોઈએ। मिलकत को ज़्यादा कीमत से नहीं दर्शाना चाहिए। क्या पता इन फ्यूचर मिलकत की कीमत कम हो जाए और तुम्हारा धंधे को नुकसान हो जाए। હિસાબો લખતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવી અને શક્ય ખોટ સામે અગાઉથી જોગવાઈ करवी तेने उद्देश्य છે। अब क्या हम लोग घालकत का भी क्या कहते हैं, घालकत अनामत बना के रखते हैं ना, कि भाई यहाँ इतने पैसे उठा के रखते हैं, फ्यूचर में घालकत हो गया तो यहाँ से पैसे निकाल लेंगे। घसारों की भी बना के रखते हैं, घसारों का अनामत। वो हमें क्या करना चाहिए, सारा नफ़े को कितना नफ़ा उठा के रखना चाहिए, जो जोगवाई करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में खोट आ जाए तो वो काम लगे। आ सिद्धांत दर्शावे कि संभावित नफ़ो ध्यान में न लेवो। संभावित नफ़ो, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि अगले साल मुझे नफ़ा होगा मैं ऐसा करूँगी, क्या पता नहीं भी होवे, संभावना है। परंतु संभावित खोट सामे जोगवाई करवी, क्या करना, खोट की जोगवाई करनी चाहिए। ते मुजब नफ़ो की मिलकत तो बने तो ओछा बतलावा, कम से कम बताना चाहिए कीमत। प्रमाणिका लिखा मुजब स्टॉकनी तेनी मूळ किंमत बजार किंमत बेमांथी ओછી किंमत रखवी। कम कीमत में स्टॉक रखना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ने लायक नहीं है, बहुत इजी है, तुम खुद से पढ़ोगे तो भी, लेकिन लिख तो पाओगे नहीं। मेरे हिसाब से कीवर्ड याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता एग्ज़ाम में। जितना याद हो, जितना हम लिख पाए उतना ही हमें याद करना चाहिए। आ उपरांत देवादारों पर शकमंद लेना अनामतनी जोगवाई करवामां आवे छे। क्या कोई देवादार है, उस पर शंका है कि वो हमें पैसे नहीं दे पाएगा, तो उसके पैसे को तुम उम्मीद ही रख लो कि तुम्हें नहीं मिलेगी, जोगवाई कर लो। आ प्रणालिकाने आभारी छे। प्रणालिका मुख्यत्वे चालू मिलकतो माटे उपयोगी छे। चालू मिलकत यानी देवादार, टूंका गाळानी मिलकत, कायमी मिलकतो माटे तेनो उपयोग थतो नथी, यानी फर्निचर, बिल्डिंग, इसमें उपयोग होता नहीं है। अब ये उदाहरण देखते हैं, કેટલાક उदाहरण। देवादारों पर वटाव अनामत की जोगवाई करवामां आवे। मैंने जैसे बोला कि अगर उससे पैसे नहीं मिलने वाले तो तुम जोगवाई कर लो। स्टॉक रोकाणो जेवी मिलकत ने मूळ किंमत बजार किंमत ओछी, क्या ओछी में ओछी कीमत में चीज़ें रखनी है। पागड़ी जेवी अदृश्य मिलकतों चौपड़ेती कीमत से मांडी वाळवी। पागड़ी जैसी अदृश्य मिलकत को अगर लग रही है कि हमारी अब कोई वैल्यू नहीं है बाजार में, तो तुम उसको मांडवाड़ कर दो, माइनस कर दो। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी तेनी शरण मूल्य बतावी। शरण यानी कम से कम मूल्य में। ठीक है, लेनदार पर वटाव अनामतनी जोगवाई न करवी। लेनदारों उन पे तो हमें पूरे पैसे वसूल करने हैं, ये हमें सोचना है कि हमें उसको सारी पैसे ही देने हैं। बैंक शंकास्पद ब्याजनी रकम ब्याज उपलब्ध खाते जमा करवे। अगर तुमने कोई लोन लिया है तो उसका ब्याज तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, तो उपलब्ध खाते यानी पैसे तुम उपलब्ध खाते उसकी जमा रखो कि तुरंत तुम बैंक वालों को पैसे दे सको। व्यवसायी व्यक्तिओ नहीं મળેલ આવક માટે અનામત ઊભું કરે છે તે બાબત। व्यवसायी व्यक्तियों नहीं મળેલ आवक માટે, अभी कोई पैसे हमें नहीं मिलने वाले जैसे देवादार के, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अनामत रखते हैं।
રોકાણની કિંમતમાં થતી વધઘટ માટે रोकाण વધઘट फंड ऊपर करવું। अगर फ्यूचर में रोकाण की कीमत घट जाएगी तो तुम क्या करोगे, अनामत में से उसको राइट ऑफ कर दोगे, मांडवाड़ कर दोगे, ऐसी तुम जोगवाई रखो। करवेरानी जोगवाई, करवेरा की जोगवाई रखो क्योंकि तुम्हें वो तो भरना ही पड़ेगा। नाણાકીય માપનનો ખ્યાલ। આ અનુમાન અનુસાર નામ પદ્ધતિમાં નામા પદ્ધતિમાં ફક્ત જે લેવડ દેવડના નાણાંમાં માપી શકાય તેવી હોય તે લેવડ દેવડ કે આર્थिक વ્યવહારો हिसाबों नोंधाए છે। नाણાકીय मापन यानी कि जो चीज़, जैसे कि पागड़ी हम नाणा में लिख सकते नहीं तो उसका हिसाब लिखेंगे नहीं, लेकिन देवादारों की लेवड देवड़ हम नाणा में लिख सकते तो उसकी नोंध करेंगे। आ अनुमानने परिणामे કેટલીક એવી મહત્વની બાબતો જે ધંધાના પરિણામે નોંધપાત્ર અસર કરે, પરંતુ તેનું મૂલ્યાંકન નાણાંમાં થઈ શકતું ન હોવાથી તેવા વ્યવહાર હિસાબોમાં નોંધ થતો નથી। जैसे पागड़ी की कीमत, मैंने पहले ही बताया। आम हिसाबों, वो हिसाब मैंने पागड़ी वाला दिया, तुम वो लिख सकते हो। आम हिसाबों फक्त नाણાંમાં માપી શકાય એવી બાબતો રજૂ કરે છે। हिसाब में वही बाबत आएगी, वही व्यवहार आएगी जिसमें तुम नाણાં में लिख सकते हो। कंपनीના અધ્યક્ષનું સ્વાસ્થ્ય है ना, वो स्वास्थ्य थोड़ी नाणा में लिख सकते हैं। कर्मचारियों वलन, ये सब चीज़ें हम नाणा में लिख सकते नहीं है। ऊपर जણાવે मर्यादा होवा छतां नाણાંનું अनुमान महत्व जળવાઈ रहे छे। कोई चीज़ को तुम अनुमान करो कि इतना इसको नाणा में ले सकते हो। स्थिर मूल्य, मैंने बोला ना, फ्यूचर में कोई चीज़ की मूल्य बढ़ जाती, कोई की घट जाती। वो જ્યારે વ્યવહારો નાણાંમાં મૂલ્યાંકન થાય તે વ્યવહારો નામામાં નોંધવામાં આવે છે। અહીં નાણાંનું મૂલ્યના માપદંડ તરીકેનું કાર્ય કરે છે। हम कोई भी चीज़ को किससे मापते हैं, नाणा में। जैसे मीटर लीटर, कपड़े को मीटर में, प्रवाही को लीटर में मापते, जैसे चीज़ों की वैल्यू नाणा में मापते हैं। बीजा विश्व युद्ध પછી જે મોટા પ્રમાણમાં ફુગાવો થયો અને નાણાંમાં મૂલ્યમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો તે પરિણામે હવે અકાઉન્ટન્ટ્સ અને હિસાબો સાથે સંકળાયેલ તેવી વ્યક્તિઓ પણ अनुमानને પકડાયું છે। ठीक है। बीजा विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, बहुत सारी कीमत, फुगावा आ गया, बाजार में ज़्यादा पैसे आ गए, उससे क्या हर चीज़ की मूल्य की वस्तु गिर गई। इससे क्या, अब जो हमने नोंधा होगा वो उतने पैसे की नहीं होगी। ठीक है। अब चालू पेढ़ी के एकमનો ખ્યાલ। ચાલુ પેઢી, જો કોઈ વિરોધી પુરાવો નહીં હોય તો હિસાબની સેવા અનુમાને આધારે હિસાબો લખે છે કે એ ધંધો વિશ્વમાં ખૂબ લાંબે સમય સુધી ચાલુ રહેવાનો છે। क्या विरोधी, चालू पेढ़ी, हमारा धंधा क्या करेंगे, कोई भी इंसान क्या चाहेगा कि उसका धंधा लंबे टाइम तक टके रहे, वो ये हिसाब से नाણાં हिसाब रखेगा। નજીકના ભવિષ્યમાં તે બંધ થવાનો નથી। જો ધંધો બંધ થવાનો હોય એવા અનુમાનથી હિસાબો લખાય તો પાકા સરવૈયામાં મિલકતો તેની ઉપજી શકે એવી કિંમતે बतावी पड़े। तो क्या अगर तुमने चाहते हो कि तुम अगर धंधे को बंद करना है तो पाका सरवैया में मिलकत भी क्या करो कि बाजार किंमत से लिखो, क्योंकि तुम्हें अब उसको बेचने। मोटाभागना आर्थिक एकमों अनिश्चित समय સુધી કામગીરી કરવા માટે રચાય છે, लेकिन सब लोग क्या नियत से धंधा चालू करते कि हम लंबे समय સુધી કામ करेंगे। તેથી ઘણીવાર તેવી દલીલ કરવામાં આવે કે સામાન્ય સંજોગોમાં વ્યક્તિ અનિશ્ચિત સમય સુધી કામગીરી ચાલુ રહેશે। માનવીય તાર્કિક પગલું છે, સાતત્યને એવું અનુમાન છે। હિસાબ વ્યક્તિ પોતાની વર્તમાન જવાબદારી પૂરી શકે તેટલા લાંબા समय સુધી कामगिरीમાં ચાલુ રહેશે। तो क्या सोचता है कि मेरा धंधा मैं रहूँ ना न रहूँ, लेकिन वो चालू रहेगा, मेरे बच्चे चलाएंगे, है वो लंबा समय का धंधा है। કાયમી મિલકતો તેની મૂળ કિંમત બાદ ઘસારો એ કિંમતે બતાવવામાં આવે છે। કાયમી કિંમત क्या करेगी, उसकी घसारा बाद की किंमत से लिखेंगे। स्थिर कीमतों पर घसारो કરવામાં આવે તે પણ મિલકતોનું આખી ઉપયોગી આયુષ્ય ધ્યાનમાં નક્કી કરવામાં આવે છે। स्थिर कीमतों में क्या करेंगे, हम घसारो गिनेंगे। जैसे कि फर्नीचर में 10%, जो फर्नीचर हमने आज की कीमत में लिया है ज़रूरी नहीं है जो बेचेंगे तो उतनी कीमत मिलेगी, इसलिए हम तो घसारो एक साल में माइनस करते हैं। ठीक है। चालू प्रसारित खर्चा पेटेंट ट्रेडमार्क જેવી મિલકતોને લઈ શકાય। चालू प्रसारित खर्चा, प्रसारित यानी एडवर्टाइजमेंट खर्च, उसको क्या ट्रेडमार्क तरीके हम पेटेंट तरीके रखेंगे ताकि वो खर्चे को कोई नाम दे सके।
જ્યારે સંશયિત દેવા હિસાબોમાં જોગવાई કરવામાં આવે છે। संशयित देवा जिसकी शंका है कि मिलेगा या नहीं भी मिलेगा उसकी जोगवाई करते हैं। आधा तैयार माल लो स्टॉक, आधा तैयार माल जो आधा हुआ है उसको भी क्या करेंगे, आज सुधी जो खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा मांग लेंगे। ठीक है। देवादारोनी उपज કેટલી હશે તે અંદાજો મૂકતા કેટલી વખત ઉપજની શક્યતા છે। अब ये वाला अच्छा पॉइंट है कि देवादार अंदाज रखेंगे वो कितने पैसे दे सकते हैं। अगर हमें लगता है कि देवादार अब क्या हो गया है, नादार हो गया है, तो उसके लिए हम घालकात की जोगवाई बना के रखेंगे। धंधो सतत चालू રહેવાનો છે માનીને ધંધાની ખર્ચની મૂડી વર્ગ મહેસૂલી ખર્ચાના વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે। धंधा हम क्या करेंगे, लंबे टाइम से चालू रखेंगे और उसकी मूडी भी हम लोग वेस्ट करते रहेंगे। હવે મહત્વતાનો ખ્યાલ, આ પ્રણાલી કાયમ સૂચવે કે જે બાબતો એવી નજીવી હોય કે તેના પરિણામોની તેની ઉપયોગિતા સૂચવાતા ન હોય તો તેની નોંધ ચોપડે કરવી જોઈએ ન જોઈએ। कोई चीज़ है नजीवी है जिसका कोई वैल्यू अब तुम लोग को मिलने वाली ही नहीं है, तो तुम क्या करो, उसको महत्व मत दो, उसको चोपड़े में नोंधो ही मत। हाँ, महत्वनी बाबते अंगे प्राणी कायम सूचवे છે કે महत्वनी नहीं हो एवी बाबतों चोपड़ी में नोंधवानी नहीं हो। कोई चीज़ जरूरी नहीं है तो तुम उसको नोंधो ही मत, हिसाब में लिखो ही मत। चौकी मिलकत में क्या है कि तुम वही मिलकत गुनो जो तुम्हारे पास है। ठीक है। પાઘડી તરીકે જો કોઈ એકમ રકમ આપતા કબૂલ થાય તો પણ જણાવવામાં આવે। અહીં નક્કી કરેલ કિંમત લીધેલ મિલકતો, નક્કી કરેલ કિંમત લીધેલ દેવાની રકમ બાદ કરવામાં આવશે તો ખરીદ કિંમત થશે। આ રીતે ચુકત મિલકતની પદ્ધતિ। चौकी में લીધેલ मिलकत અને લીધેલ देवा, तुम्हारे पास जितनी मिलकत है और देवा को तुम माइनस कर दोगे तो जो मिलकत मिलेगी उसको चौकी मिलकत बोलेंगे। અવેજ પદ્ધતિ, કેટલી વાર વેચનાર પેઢીની લીધેલ મિલકતો તેમજ દેવા પેઢી કંપનીના પોતાના કેટલાક ડિબેન્ચર શેર કેટલી રોકડ ચૂકવે છે। આ કિંમતે શેરની કિંમત, ડિબેન્ચરની કિંમત, રોકડનો સરવાળો કરવાથી જે રકમ આવે તે કિંમત તે खरीद कीमत હોય છે। अवेज, कोई चीज़ अगर कोई दे रहा है जैसे फर्नीचर, उसके बदले हम क्या, वो सामने वाला क्या देगा, हमें खुद के शेयर, खुद के डिबेंचर देगा, उसको बोलते हैं अवेज पद्धति। खरीद कीमत पेઢે કે કંપની તરફથી મળતા દરેક અવેજ જે કે રકમ આપેલી હોય તો ગણી શકાય તેને અવેજ પદ્ધતિ खरीद कीमत કહેવાય। खरीद कीमत कैसे करेंगे, शेयर की कीमत, रोकड़ रकम, डिबेंचर सबका प्लस कर देंगे, उसको बोलेंगे हम खरीद कीमत। ठीक है। दो मार्क्स में आती है, तुम व्याख्या लिख सकते हो। પાકા સહિવૈયામાં સમાવતી વિગતો, कौन सी મિલકતો અને દેવા। પહેલા મિલકતો, તેના કાર્યો અને સ્વરૂપ પ્રમાણ જુદા જુદા છે। જે મિલકતો ફરીથી વેચવા માટે ખરીદવામાં આવતી નથી પરંતુ ધંધાની કમાણી માટે કાર્યમાં મદદ કરવામાં ખરીદવામાં આવે तो તે કાયમી કે સ્થાયી મિલકત, जैसे कि फर्नीचर है ना, धंधे में यूज़ करने के लिए हम खरीदते, ठीक है, बेचने के लिए नहीं। ચાલુ જે મિલકતો કિંમત રોજ બરોજ બદલાય તેને ચાલુ કિંમત, ચાલુ મિલકતો કહેવાય। જેથી કિંમત રોज बरोज बदलाती रहती है उसको चालू मिलकत कहते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट जिसका हम धंधा करते हैं, જેની કોઈ કિંમત ઉપજતી નથી પરંતુ તે મિલકતો બાજુ તક પાકા સરવૈયામાં બદલાય તેને અવાસ્તવિક મિલકતો કહેવામાં આવે। जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई बेच भी नहीं सकते, कायमी भी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक, वास्तव में वो कोई मिलकत है ही नहीं। પાઘડી भी क्या है, मिलकत है જેનું કોઈ ભૌતિક અસ્તિત્વ નથી, અદ્રશ્ય મિલકત છે। जवाबदारी में क्या है कि देवाનું પણ अनेक रीते, जैसे कि चालू देवा, बिन चालू देवा, ठीक है, लांबा गाळाના देवा, टूंका गाळाના देवा। જે રકમ ધંધાના માલિકો પૂરી પાડે તે માલિકીની મૂડી, ધંધાના માલિક દેતા उसको मालिकीनी मूडी, ये मालिकीना देवा। ધંધાના સૌથી છેલ્લે ચૂકવવાના હોય છે उसको क्या कहते, સૌથી છેલ્લે ચૂકવતે। જે નાના માલિકો સિવાય જો કોઈ વ્યક્તિઓને પૂરા પાડ્યા હોય तो बाह्य देवानी जवाबदारी तरीके कहेवाय। जैसे कि हमने कोई नाणा मालिकी ने नहीं दिया लेकिन बैंक ने दिया, दोस्त ने दिया या कोई सगा संबंध ने दिया, उसको
देवा का नाणा कहते हैं, जैसे कि लेनदारों पगार चुकावना बाकी। संभावित जवाबदारी, जिसकी खाली संभावना है। संभावित जवाबदारी भविष्यમાં કેટલાક બનાવો બનશે કે તેને આધારિત આ જવાબદારી છે। સામાન્ય રીતે એમ કહી શકાય, સંભવિત જવાબદારી ભવિષ્યમાં નિશ્ચિત જવાબદારીઓમાં પરિણામ કે ન પરિણમે, लेकिन हम क्या कहते हैं, कंपनी सामे दाखिल થયેલ દાવાની જે મિલકતે દેવા तरीके स्वीकार न करियो। संभावित यानी कि जिसकी संभावना है, जैसे कि कंपनी पे कोई केस हो गया, फ्यूचर में कंपनी को उसका चुकाना पड़ेगा ना दावा की रकम। दावा यानी कि फीस, पेनाल्टी। वो मिलकतों प्रकार, दृश्य मिलकतों, जे मिलकतों भौतिक स्वरूप है तो दृश्य मिलकत के भाई मैंने ऊपर समझाया कि जिसका भौतिक स्वरूप है, जैसे कि जमीन, बिल्डिंग, नजरे आवी शकाय, स्पर्शी शकाय, उसको टच कर सकते, देख सकते, कीमत ला सकते, वो सारी चीज़ें भौतिक अस्तित्व है तेने मूर्त मिलकत कहेवाय। अदृश्य मिलकत, जिसकी कोई मूल्य मतलब कुछ दिखता नहीं है, भौतिक स्वरूप नहीं है, जेનું भौतिक स्वरूप नहीं, अमूर्त है, जिसका कोई मूर्त नहीं, जे मूड़ी मिलकतों ने भौतिक स्वरूप न होती, परंतु जेનું मूल्य बाबत पर नक्की से कही शकाय, लेकिन उसका कोई मूल्य है, जैसे कि पागड़ी, पेटेंट, कॉपीराइट, फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें अदृश्य है। स्टॉक देवादारों की पद्धति, आ रीत देखो, रीत लिख लेने का। रीत प्रमाणे शाखा खाता ने बदले रीत खाता खोलवामां आवे। शाखा माल खातु, शाखा यानी उधार से हमने माल लिया उसका खाता। शाखा ने मोकले माल नु खातु। शाखा ये भी है, हमारी कोई क्या है कि हमारा कोई दूसरी कोई शाखा है, उसको हम क्या करते, खुद का माल बेचते, लेते, पैसे देते, वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या करते हैं, शाखा माल खातु, मोकलेल माल खातु, देवादार खातु, पेटा रोकड़ खातु, खर्च खातु, नफा नुकसान खातु या हवाला खातु। स्टॉक और देवादार की पद्धति, शाखा माल मिलकत खातु, उसका माल मिलकत का कितना माल आया, कितना गया, मोकलेल माल के उसकी जो मूड पेढ़ी ने कितने माल भेजे। देवादार खातु, शाखा के खुद के देवादार, पेटा रोकड़ कितनी है, खर्च खातु, कितना खर्च किया है, नफा नुकसान खातु, कितना नफा कमाया, हवाला खातु यानी उसके परचून खातु। डिटेल में इतना समझने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्र शाखा ना हिसाबों नो परिचय। स्वतंत्र यानी कि शाखा खुद ही सब कुछ हिसाब किताब रखेगी। જ્યારે શાખા સ્વતંત્ર રીતે વેપાર કરતી હોય તે પોતાના સ્વતંત્ર હિસાબ ચોપડા રાખે। શાખા સંપૂર્ણ હિસાબો ચોપડા રાખે, જેમાં સંપૂર્ણ ખાતાવહીનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવે છે। शाखा क्या करेगी, खुद की सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंट खुद ही रखेगी, यानी उसकी मूળ પેઢી को उसको कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। शाखा माल माटे તેમજ खर्चा माटे मुख्य ऑफिस पर आधार રાખતી હોય છે। खर्चे तो वहाँ से ही मांगेगी, मुख्य ऑफिस से। मुख्य ऑफिस पासेથી પણ माल મેળવે અને માટે खरीदी खुला બજારમાંથી કરવાની સત્તા હોય અને જરૂર પડતી હોય તો ખરીદી भी करती है। चलो, शाखाના હિસાબો, ચોપડાના હિસાબોની નોંધ। મુખ્ય ઓફિસ શાખાને વર્ષ દરમિયાન જે માલ મોકલે તે નોંધવા માટે એક જુદી નોંધ રાખવામાં આવે છે। खुद की एक अलग चौपड़ी रखती है जिसमें मुख्य ऑफिस का खाता रखती है। जो शाखा मुख्य ऑफिस से माल परत કર્યો હોય तो तेनो खातु उधारवामां आवे छे। अगर माल तुमने रिटर्न किया तो तुम क्या करोगे, उधार। जो कोई मुख्य ऑफिस पासेथी शाखा ने रोकड़ મળેगी तो उधार। शाखा में चोपड़ा में मुख्य ऑफिस खातु ए व्यवहारिक रीते मूड़ी खातु है। वो क्या है, एक मूड़ी खातु है, जिसमें क्या मूड़ी, जैसे कि मालिकी की मूड़ी होती है, वैसे शाखा में क्या होता है, उसकी ऑनर की, उसकी मुख्य ऑफिस की मूड़ी होती है। જ્યારે શાખા मुख्य ऑफिस से વધારાની रोकड़ मोकले तो मोकले रकम थी मुख्य ऑफिस खातु उतराय। अगर तुम कोई चीज़ें रोकड़ बेच रहे हो तो तुम क्या करोगे, रोकड़ खातों को उधार करोगे और माल खाते में से पैसे जा रहे तो जमा। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा।